और सबसे पहले बात भोपाल की। पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। दरअसल 24 फरवरी को काउंसलिंग होनी है और आखिरी नतीजे जारी किए गए। ईएसबी की वेबसाइट पर देर शाम परिणाम जारी किया गया है। ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द आ जाएंगे। आपको बता दें कि 24 फरवरी को इसकी काउंसलिंग होनी है। पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होगा। 24 फरवरी को काउंसलिंग और अंतिम नतीजे जारी किए गए। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। बता दें पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो रहा है। 24 फरवरी को काउंसलिंग होगी, अंतिम नतीजे जारी कर दिए गए हैं। ये भी बता दें कि ईएसबी की वेबसाइट पर देर शाम ये परिणाम जारी हुए हैं। ग्रुप 2, ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द आ जाएंगे। तो अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जो लंबा इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ा, लंबे वक्त से मांग करनी पड़ी और अब जाकर के इनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, पटवारी भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए आशीष, मैं बता दूं कि लंबे इंतजार अब जो है वो अभ्यर्थियों का खत्म होने जा रहा है। 24 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिस दिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी और अंतिम रिजल्ट कल देर रात जारी कर दिए गए। अभी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के जो परिणाम घोषित हुए थे उनके जो है वो अभ्यर्थियों का अभी काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। जिस तरीके से देखिए लगभग 6 महीने पहले ये पटवारी भर्ती के रिजल्ट जारी हुए थे और उसके बाद कई इलाकों से धांधली की खबरें आई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर जोर शोर से उठाया था और बताया था कि एक ही कॉलेज से 7-7 टॉपर कैसे निकल सकते हैं। कई अभ्यर्थियों की जो चयन प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े किए गए थे। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी काफी हंगामा किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी और कमेटी ने अब कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें साफ किया है कि अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने पीईबी जो एग्जाम कराता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसको पत्र लिखा था और कहा था कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका अब नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। और उसके बाद अब पीईबी की तरफ से एक आदेश कल रात को जारी किया गया। उसमें बताया गया कि 24 फरवरी को काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के हजारों जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पटवारी की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था उनके लिए बेहद खास दिन ये 24 फरवरी रहने वाला है, क्योंकि लंबा इंतजार उनको करना पड़ा है। कई अभ्यर्थी जो है वो जो चयनित होकर आए थे कहीं ना कहीं उनके जो चयन पर जो है या उनकी जो नियुक्ति पर है वो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब इंतजार जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा इंतजार अब नहीं करना होगा। शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स लेंगे। इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर। आज से बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान शुरू होने वाला है। बड़े स्तर पर यह अभियान चलेगा। ज्वाइनिंग अभियान बड़े स्तर पर चलेगा। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। दूसरे दलों के कई विधायक और सांसद भी संपर्क में बीजेपी के हैं। तो मेगा ये अभियान, ज्वाइनिंग अभियान, जिसकी शुरुआत होने जा रही है और बड़ी संख्या में अलग अलग दल के नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ और उसके साथ ही अब ये मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलेगा। जो मूल मंत्र मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को, उसी पर चलकर ये मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलाया जाएगा। शैलेंद्र भदौरिया से हम बात करेंगे। शैलेंद्र, दिल्ली में अधिवेशन समाप्त हुआ और मेगा ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत हो रही है। क्या तैयारियां हैं इसके लिए, कैसे इसे अमल में लाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा? देखिए बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इस बार लोकसभा के चुनाव में 370 पार का नारा दिया गया है और उसके लिए 10% मत शेयर बढ़ाने का जो अभियान है वो बीजेपी ने हाथ में लिया है। और उसके लिए जो अब ज्वाइनिंग अभियान चलाएगा वो विधायक हो, सांसद हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो या फिर दूसरी पार्टियों के पदाधिकारी जो अपने अपने इलाके में अपना रसूख रखते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराने का सिलसिला जो है वो आज से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो पिछले 1 महीने से अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के कई जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, चाहे वह जबलपुर महापौर की बात हो, पूर्व विधायकों की बात हो, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो, जनपद अध्यक्ष की बात हो। आज की जिस तरह से मैं बात करूं तो आज ये पूरे
तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, उनके साथ कुछ महापौर और विधायक भी आज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और न केवल कांग्रेस के नेता बल्कि बीएसपी और दूसरे अन्य राजनीतिक दल हैं, उनके नेता भी लगातार बीजेपी के संपर्क में हो। लोकसभा के पहले वह लोग भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो बीजेपी में लगातार विस्तार जो है वो लगातार हो रहा है और जो लोग अपने कुनबा लगातार बढ़ रहा है शैलेंद्र बीजेपी का। और सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, कई बड़े ऐसे चेहरे होंगे जिन पर नजर बीजेपी बनाए हुए है और जल्द ऐसा हो सकता है ज्वाइन भी करा ले। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कमलनाथ किधर जाएंगे, ये सवाल पिछले तकरीबन 1 महीने से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। पिछले 48 घंटे से इस सवाल पर कई नेताओं के कई जवाब आए, लेकिन सही जवाब सिर्फ कमलनाथ के पास है। जो बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं ये गैर राजनीतिक इंसान की समझ से परे है। और इस बीच दिल्ली में सज्जन सिंह वर्मा की मुलाकात ने कई और सवाल पैदा कर दिए। So there you see Kamalnath, you can... अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दे। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो। तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद विक्षित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। उनके नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो आग होगी ही नीचे। कमलनाथ और नकुलनाथ की बीजेपी में आने की संभावना हो रही है, कैसे देखते हैं सर इसे? मेरे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है सबका स्वागत है। मेरे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है सबका स्वागत है। बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है और जो भी आएंगे अपनी उन भूल चूक को क्षमा करवाने के लिए, तो बीजेपी हाथ खोलकर, बाहें खोलकर सबका स्वागत करती है। और कमलनाथ पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को उन्होंने खारिज किया है। तो शुरुआत से वो खारिज कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने इन अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कमलनाथ जी से बात हुई है, उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। कमलनाथ के खिलाफ साजिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का मीडिया का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति की आस्था को पर सवाल खड़े करती है, एक बार फिर जाहिर हुआ। अभी कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जो भी जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। और जो गांधी परिवार से उनके रिश्ते हैं वो कौन किसी के कहने पे या किसी के बताने पे टूटते नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। ये भावना उन्होंने व्यक्त की है। पर कमलनाथ जी स्वयं क्यों नहीं इस बात को सही समय पे वो भी आएंगे, पर मैंने जो बात कही है उन्हीं के बिहाफ पे कही। कल दिल्ली में भी बहुत सी बातें हुई हैं, पर कमलनाथ जी ने किसी तरीके का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि जिससे ये विदित हो सके। फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मीडिया की बातें थी, मीडिया के सवाल थे, मीडिया के जवाब थे। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हाके का बड़ा बयान सामने आया। विक्रम हाके ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी राय नहीं लिए जाने से कमलनाथ नाराज है और इसलिए वो जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं सियासी फिजा में जो सवाल घूम रहे हैं, और जैसा कि अभी कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आया कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर सुलग रही होगी। देखिए, मुझे जो लगता है कि कमलनाथ जी वरिष्ठतम नेता हैं और गांधी परिवार से और इंदिरा गांधी जी के समय से उनका बड़ा नाम रहा है। और जिस तरीके से अभी वर्तमान समय में हम देखें कि पीसीसी चीफ के पद से उन्हें हटा दिया गया,
या फिर राज्य सभा के चुनाव में उनकी जो भागीदारी या सक्रियता देखने को मिलती थी वो देखने को नहीं मिली है। और दूसरा एक मुख्य मुद्दा ये है कि छिंदवाड़ा के विकास कार्यों में जो रोक लगी हुई है, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, हमेशा छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने परिवार के मुखिया के रूप में देखा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये 3 कारण हो सकते हैं जहाँ ये निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी। देखिए छिंदवाड़ा के विकास को लेकर छिंदवाड़ा के आम जनमानस की भावनाओं को देखते हुए कमलनाथ जी जो फैसला लेंगे, हम कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रतलाम में एक ही परिवार की 3 महिलाओं से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जादू टोने का डर दिखाकर तांत्रिक ने रेप किया। बता दें, जमीन में गड़ा धन निकालने का तंत्र मंत्र दिया गया। साथ ही पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है और पुलिस की गिरफ्त में अब आरोपी तांत्रिक है। राजस्थान के रहने वाले तांत्रिक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरा घटनाक्रम है जिसमें एक ही परिवार की 3 महिलाओं से दुष्कर्म किए जाने की बात सामने की जा रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सुधीर, ये तंत्र मंत्र का क्या सीन है? देखिए, महिला की मुलाकात हुई थी इस तांत्रिक से स्टेशन पे और महिला ने अपने घर की परेशानी बताई थी कि मेरे जो घर है वो आर्थिक स्थिति कमजोर है। और उसके बाद इस महिला ने 8 तारीख को इस तांत्रिक को अपने घर बुलाया, जिसके बाद तांत्रिक ने बहुत ही शातिराना तरीके से इस घर के जो पुरुष थे उनको तीर्थ यात्रा पे बाहर भेज दिया और महिलाओं को अपने झांसे में लेके बैक टू बैक जो है इस महिला का, उसकी बहन का और इस महिला की बेटी, तीनों का रेप किया। और जैसे ही इस महिला की एक दूसरी बेटी अपने घर पहुंचती है, उसे पूरा माजरा समझ में आता है। फिर वो पड़ोसियों की मदद से पुलिस की मदद लेती है और उस तांत्रिक को पकड़वाती है। तो अब देखिए कि पढ़ा लिखा परिवार है और कैसे जब कई बार बातें आती है कि ऐसे झांसों में नहीं पड़ना है, उसके बावजूद यह महिला तांत्रिक को बुला के जो है इतना पूरा ये जो पूरा खेल हो जाता है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर लोग क्यों फंसते हैं। पुलिस ने तांत्रिक को राउंड अप कर लिया है, पूछताछ कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा भी कोई दूसरे परिवार भी तांत्रिक के झांसे में आए हैं। तो गड़ा धन निकालने की बात की थी कि इसके बाद तुम्हारे परिवार की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बनिस्बत दुष्कर्म जरूर हो गया। जी, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कवर्धा के साधाराम यादव हत्याकांड की। पुलिस ने गैर नक्सली मामले में यूएपीए के तहत प्रदेश में पहली कार्रवाई की और एक आरोपी पर 16 यूएपीए सेक्शन जोड़ा गया और इस धारा का मतलब होता है आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। वहीं पुलिस ने जांच में बड़ा खुलासा किया और साधाराम यादव की हत्या गला रेत कर की गई, आईएसआईएस के पैटर्न पर की गई थी। इस मामले में आतंकी कनेक्शन के भी आरोप लग रहे हैं। बीते 20 जनवरी को हुए साधाराम हत्याकांड मामले में जो 6 आरोपी पकड़े गए थे उनके खिलाफ यूएपीए की धारा के तहत कार्रवाई, इसमें और तो सेक्शन जोड़े गए हैं। और क्या कुछ इसमें ज़्यादा जानकारी हम पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ नए जो धारा जुड़ा हुआ है। सर, इसमें जो 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में जो क्या नया चीज़ सामने निकल आया है? इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए जो गंभीर जो एक्ट है उसके तहत धारा 16 जो है जोड़ी गई है। अब जैसा आपको ज्ञात होगा कि 20 जनवरी को दरमियानी रात जो साधाराम यादव जो गौ सेवक था उसकी गला रेत के बेरहमी से 6 युवकों ने मिलकर हत्या कर दी थी। तब से पुलिस जो है मोटिव और इंटेंशन की पतासाजी में लगे हुए थे और उसके बाद मोबाइल जब्त किए गए, उनके जो हैं ट्रैवल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेक किए गए। उसमें मालूम चला कि वो कश्मीर और दूसरे राज्यों में वो लगातार गए थे, वहाँ संदिग्ध लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, उनके साथ संपर्क में थे, लगातार कम्युनिकेशन में थे। जो मर्डर का जो टाइप था जो वो भी प्रथम दृष्टया जो है आईएसआईएस टाइप का जो गला रेत के होता है। आप समझ सकते हैं कि पूरे गर्दन में केवल पीछे स्किन पार्ट बचा हुआ था, स्किन टैग बचे हुए थे, पूरा रेत दिया गया था और उसको भी स्टडी किया गया। उनके जो वेब जो डिस्कस करते थे उनको चीज़ों को डिस्कस किया गया। इन सब से आई विटनेस और बाकी विटनेस अकाउंट्स लिए गए। इन सब से बात सामने आई कि इनके द्वारा दहशत फैलाने के लिए, जो हिंदू समाज में एक दहशत फैले, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन था, उसके पहले
जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कि समाज में दहशत फैले। दहशतगर्दी फैलाने के लिए किया गया था। और क्योंकि ये 48 वर्षीय था, कमज़ोर था, साइकिल में जा रहा था, सेम टाइम पर जाता था, तो ये एक सॉफ्ट टारगेट था जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं यदि पुलिस सही समय पर इन पर गिरफ्तारी नहीं करती तो हो सकता है इस तरह के और भी घटनाएं को अंजाम दिया जा सकता था। इनके प्रोफाइल से साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरे हैं और इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं दूषित हुई है। अभी यूएपीए की धारा 16 जोड़ी गई है। विवेचना में और भी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं, जो षड्यंत्रकर्ता जो हो सकते हैं और भी लोग, उनकी भी पहचान करके आने वाले समय में और गिरफ्तारियां संभव है। तो सर कि इसमें शहर में और भी कुछ लोगों की इसमें और सभी इनकी मदद लेते थे? बिल्कुल, शहर के अंदर भी हो सकते हैं, शहर के बाहर भी हो सकते हैं, अन्य राज्य में भी हो सकते हैं, कहीं विदेश में भी हो सकते हैं। सभी एंगल से पुलिस काम कर रही है। हाँ, अंत तक पहुंचा जाएगा, अंतिम तार को जोड़ा जाएगा और जो भी लोग इसमें षड्यंत्र करता रहे हैं वो कहीं भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये जो यूएपीए की धारा है वो ये समझता पहला मामला हो सकता है मैदानी क्षेत्र में? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राज्य में गैर नक्सल यूएपीए का ये पहला मामला है जो लगाया गया है। और निश्चित रूप से इसकी में यूएपीए लगाने के बाद विवेचना में और पैरापन आएगा। हाँ, तो ये था इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली है। उसे लेकर जो नए धारा के साथ जो है पुलिस और अन्य इस पहलुओं पे जांच कर रही है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कनाडा, छत्तीसगढ़। पुणे में एक निजी मैरिज गार्डन में मधुमक्खियों ने तांडव मचा दिया। दरअसल मधुमक्खियों के हमले के चलते 20 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर है और आईसीयू वार्ड में इन्हें भर्ती किया गया है। बताया यह जा रहा है कि एबी रोड पर निजी मैरिज गार्डन में विवाह से संबंधित रस्में चल रही थीं और वर वधू पक्ष के लोग यहां पर जमा थे। बस इस दौरान गार्डन की बिल्डिंग में मधुमक्खी का जो छत्ता है उस छत्ते से निकलकर मधुमक्खियों ने लोगों को डंक मारना शुरू कर दिया और करीब 1 घंटे तक मधुमक्खियों का ये तांडव जारी रहा। आपको बता दें कि शादी समारोह में अफरा तफरी मची रही और मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग जहां तहां भागते रहे, लेकिन मधुमक्खियों ने डंक मार मार करके कई लोगों को घायल कर दिया। शादी समारोह में मचे तांडव की ये देखिए तस्वीरें जो है आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में मधुमक्खियां हैं और लोगों को काट रही हैं, डंक मार रही हैं। और गुना से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। शादी समारोह में मधुमक्खियों के हमले से कई लोगों को चोट आई है, कई लोग घायल हुए और शादी समारोह में हंगामा मच गया। गुना से सामने आई ये तस्वीर जहां पर मधुमक्खियों ने लोगों को डंक मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया और शादी में खुशी का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये मधुमक्खी का छत्ता जिससे किसी ने छेड़छाड़ की थी या फिर कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? देखिए, छेड़छाड़ की तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो शोरगुल था उससे ये मधुमक्खी जो है वो छत्ते के बाहर निकली थी और जो शादी समारोह में जो तमाम जो मेहमान पहुंचे थे उन पर हमला बोल दिया था। हालांकि कुछ लोग जब तक कुछ समझ पाते उसके पहले ही इन लोगों ने मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था और अधिकांश लोग जो है जो शादी मैरिज गार्डन में जो हॉल था उसमें जाकर छुप गए और गेट को बंद कर लिया था। लेकिन जो लोग बाहर मौजूद थे उन पर उन्होंने हमला किया। लगभग 20 लोग जो है वो हमले का शिकार हुए हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है, जिन लोगों को गुना के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। चूंकि शादी समारोह का माहौल था और काफी संख्या में जो रिश्तेदार थे वो वहां पर मौजूद थे और ऐसे में मधुमक्खियों के हमले से कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर बन गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, आपका इस जानकारी पर दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे, महासमुंद में 50 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ। 19,50,000 रुपए की नकदी भी यहां से पकड़ी गई है। सिंगोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 837.240 ग्राम सोने के टुकड़े मिले हैं। हिरासत में 4 लोग भी लिए गए हैं। ओडिशा से ये सोना
लाया जा रहा था। जीप और मोटरसाइकिल से ये सोना बरामद हुआ है। थाना सिंघोड़ा का ये पूरा घटनाक्रम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरामदगी की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 19,50,000 रुपए बताई जा रही है और महासमुंद में 50 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ और 19,50,000 रुपए लगभग इसकी यहां नकदी बरामदगी की बात कही जा रही है। सिंघोड़ा पुलिस ने कार्रवाई की है और करीब करीब 837 ग्राम 240 मिलीग्राम सोना यहां से बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल से सोना बरामदगी का यह पूरा मामला थाना सिंघोड़ा से सामने आया। महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए अब जिक्र करेंगे बैतूल का। थाने में मनचली की पिटाई की गई है। पुलिस ने छात्रा से पिटवाया है। दरअसल छात्राओं पर ये भद्दे कमेंट्स किया करता था और छात्राओं ने इसकी जमकर पिटाई की। सारणी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। सारणी एसडीओपी ने मामले में सफाई भी दी है। वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई होगी। दरअसल जो वीडियो सामने आई है, देखिए, ये मनचले की पिटाई छात्राओं से ही करवाई जा रही है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की निगरानी में। और मनचले की इस तरह से पिटाई करवाने का जो ये घटनाक्रम सामने आया, वीडियो सामने आया, इस पर जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस ने छात्रा से मनचले को पिटवाया और इस पिटाई के वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिस पर कहा जा रहा है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। वीडियो का जांच कराए जाने के बाद ये सारणी एसडीओपी ने पूरे मामले में सफाई दी है। बैतूल से पूरा घटनाक्रम सामने आया। जम के और बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं खबरों पर 2020 अंदाज में।